ET नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से संकेतों की, एशियाई बाजारों की शुरुआत भी आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने अगले आधे घंटे में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से। और इस वक्त शुरुआत कमजोर नजर आ रही है। 19,519 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, हल्के लाल निशान में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार, कोरिया के बाजार, जापान, चीन के बाजार सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। करीब आधा से 2% का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों से संकेत कैसे आ रहे हैं। और ये कुछ करेक्शन हम आपके सामने ला के रखेंगे। थोड़ा टेक्निकल दिक्कतें हैं, लेकिन नीचे देखिए आपके सामने अमेरिकी बाजार से जुड़ा अलर्ट चल रहा है, ग्लोबल अलर्ट। और यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में जो क्लोजिंग हुई है वो कल कमजोरी के साथ हुई है। कल लगातार दूसरे दिन था जब हमने दबाव देखा था। एक बड़ा इवेंट था कल, फेड चेयरमैन की भाषण पर भी दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी थी। उसके बाद हमने बॉन्ड मार्केट में भी उसका रिएक्शन देखा और अमेरिकी बाजारों में भी उसका असर देखने को मिला है। तो क्या कुछ अहम बातें निकल कर आई हैं फेड चेयरमैन के बयान में, और उसके बाद बॉन्ड मार्केट की चाल कैसी रही, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन था, ये पूरा अपडेट लेकर हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए कल का अहम इवेंट क्या कुछ निकल कर आया वहां से, और उसके बाद ग्लोबल मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। ऑलराइट, तो विश्वमोहन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत की बात करें तो कल हमने देखा कि यहाँ पर कमजोरी ही देखने को मिली दुनिया भर के बाजारों में। और फेड चेयरमैन के सख्त बयान से बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। यहाँ पर फेड चेयरमैन का कहना था कि महंगाई अभी काफ़ी ज़्यादा है और महंगाई कम करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम करना होगा, और लेबर मार्केट में और जॉब मार्केट में जब तक स्लो डाउन नहीं दिखेगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि महंगाई कंट्रोल में आ चुकी है। तो ब्याज दरें लेकिन अभी भी ज़्यादा नहीं है और 2% के लक्ष्य को हासिल करने में फेड का फोकस बना रहेगा। हालांकि फेड चेयरमैन ने यहाँ पर तो क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि अभी वो जल्दी पॉज लेने का निर्णय नहीं लेंगे और यहाँ से जो बढ़त है वो जारी रहेगी जब तक महंगाई कंफर्टेबल स्थिति में नहीं आ जाती है। उनका कहना था कि अगर अभी तक सबको लग रहा है कि हम टाइटनिंग करके चल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक वो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है। और आगे इकोनॉमिक स्थिति और महंगाई को स्थिति को देखते हुए वो आगे ब्याज दरों पर फैसला लेते रहेंगे। हालांकि नवंबर में ज़्यादातर जानकारों का यही मानना है कि ब्याज दरों में शायद बढ़त ना हो, लेकिन जल्द ही होल्ड लेगी फेड, इस तरीके का भी संकेत निकलकर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा हॉकिश साइड पे था फेड चेयरमैन की तरफ से जो बयान आया, वो अपने टोस पर हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने में उनका पूरा पूरा फोकस रहेगा और आगे जिस तरीके के डेटा आएंगे उसको देखते हुए वो निर्णय लेते रहेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में दबाव था क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तेजी आई। बॉन्ड यील्ड्स 5% के पास पहुंच चुके, जो कि पिछले 16 सालों में ये लेवल्स देखने को नहीं मिला। तो 5% के पास जब बॉन्ड यील्ड्स पहुंचे उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी दबाव था। हालांकि इस बीच कुछ नतीजे भी आ रहे थे जिसका कि असर हम अमेरिकी मार्केट्स पे देख रहे थे। लेकिन कल जो रिएक्शन देखा था फेड चेयरमैन के बयान के बाद, उसी का ज़्यादातर असर यहाँ पर नज़र आया है। इसके अलावा कल कुछ नतीजे भी आए। कमज़ोर गाइडेंस के बाद सोलार एज जो कंपनी थी वहाँ पर 20% की गिरावट देखने को मिली। नाइट स्विफ्ट के अनुमान के से अच्छे नतीजे रहे, वहाँ पर 15% की तेज़ी देखने को मिली। तो थोड़ा बहुत असर यहाँ पर हमने नतीजों का भी देखा। लेकिन कल बॉन्ड मार्केट में जिस तरह का रिएक्शन दिया फेड चेयरमैन के बयान के बाद, उसके बाद ये असर हमने
अमेरिकी बाजारों में देखा। यूरोप बाजार से भी कमजोरी के ही संकेत हैं और कल मिडिल ईस्ट में जिस तरह से टेंशन अब बढ़ते जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही, उसके बाद कच्चे तेल में भी हमने बढ़त देखी और अब $93 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव है। तो इस वक्त कुल मिला के बात करें तो संकेत कमजोरी के मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे और उसके बाद हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि आज कौन से अहम लेवल्स होंगे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट। कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है और कल भी ऐसा ही आंकड़ा था, करीब 1,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई करके गए, लेकिन डीआईएस ने खरीदारी की 736 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 390 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में कल हमने देखा एक काफी समय बाद बिकवाली का खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आया और लगभग 29,000 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआई में इंडेक्स ऑप्शन में। कल एक्सपायरी का भी दिन था और उसमें ये डेटा सामने निकल कर आया है। तो कुछ मिले जुले आंकड़े हैं एफआईआई और डीआईएस की तरफ से भी, इन्हें हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इनको देखते हुए फिर आज कौन से अहम लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे बाजार के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आज के मार्केट को थोड़ा कल के मार्केट से कनेक्ट करना होगा और उसके बाद फिर परसों से मार्केट से भी। असल में कल जो मार्केट के अंदर गैप डाउन हुआ था, कल मार्केट की पूरी कोशिश थी उस गैप को फिल कर दे। बैंक निफ्टी ने फिल भी किया, एक बार नहीं वो कई बार हरे निशान में पहुंचा, लेकिन लास्ट में क्लोज होते होते थोड़ी सी पोजीशन फिर से आगे शॉर्ट की और उन्होंने अपना प्रेशर बनाया, तो स्लाइटली हम नीचे जाके बंद हुए हैं। और लेकिन फिर भी क्रिटिकल पॉइंट ये था कि निफ्टी के पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, पहले 19,500, 600, 700 तीन अहम सपोर्ट थे। 700 को हमने सामने ब्रेक किया स्क्रीन पर, 600 को हमने गैप डाउन किया था और कल हम 500 को भी एक बार टेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे। कल 500 भी बचा और 600 भी बचा। कांटे की टक्कर चल रही है, अभी भी लड़ाई चल रही है। सपोर्ट्स ये कहते हैं कि वो जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं करेंगे, कोई जो डैमेज हो रहा है वो इंट्राडे रिकवर होके वो ठीक भी हो रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस के तौर पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस वाले ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस पक्का हो रहा है, और ये बात सच भी है कि आप 850 पार नहीं कर पा रहे। हमने कई बार आपको एक लेवल नोटिस भी करवाया था। कुल मिला के बात यह है कि अभी थोड़ी कांटे की टक्कर चल रही है और बाजार को थोड़ा भी और समय चाहिए इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। एक्चुअली में देखा जाए तो उसकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके पास दो चीजों की एब्सेंटिज्म है। पहला, एक तो ग्लोबल मार्केट उसको मेजर सपोर्ट नहीं कर रहा, एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा एफआई का नंबर ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा। वो आधा % ऊपर नीचे अभी हो रहा है, वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा है। जैसे पिछली बार जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी तो एक एक दिन में 6% की लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही थी, ऐड हो रही थी, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा। स्टिल अभी भी 29% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन एफआई की चल रही है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको 19,500, 19,600 वाले एरिया को अपना सपोर्ट मानना चाहिए। कल हमने 600 के ऊपर क्लोज किया है, 500 आज ऑफिस टेस्ट करने के लिए हो सकता है पहुंच जाए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता अपनी पोजीशंस को लाइट रखते हुए लॉन्ग रह सकते हैं। जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है उनके लिए पहला टारगेट बुक करने का 600 होगा, दूसरा टारगेट 500 होगा। अगर उनको लग रहा है कि और नीचे जाएगा बाजार तो एक राउंड का प्रॉफिट बुकिंग 500 पे कर लेना चाहिए। फिर जो होगा तो आगे के आगे फिर स्टॉप लॉस लगाइएगा ट्रेल करके। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए मौके हैं। शॉर्ट्स वालों को पोजीशन तब काटनी है जब ये निफ्टी 19,850 के ऊपर आ जाए, और लॉन्ग वालों को पोजीशन तब काटनी है जब 19,500 ब्रेक हो जाए। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 43,800 की क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी कल बड़ा है, माइनस हुआ है 10% के आसपास का। ये 2 दिन में 2810 के नंबर आए, ये बड़े नंबर हैं। अब बैंक निफ्टी वालों को कुछ नहीं करना, 43,500 को क्रिटिकली वॉच करना है। ब्रेक हो जाएगा अपनी सारी लॉन्ग पोजीशन काट दीजिएगा, और किसी ने शॉर्ट कर रखा है तो जैसे मार्केट 44,000 के ऊपर आ जाए तो अपनी शॉर्ट पोजीशन को आप काट दीजिएगा। तो इस रेंज में फिलहाल भी बाजार करेगा। टिल्ट के बराबर का है, कुछ दिन पहले तक तो बाजार तेजी की तरफ टिल्ट था, लेकिन अभी नहीं है। ऑप्शन से बचे, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें। ऑप्शन से बचें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें। अभी फिलहाल तेजी का बाजार तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो मार्केट के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन ऐसे में ट्रेड कहां पर करें ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज ट्रेड कहां पर करें? हेमंत, आपको आवाज आ रही है?
चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं सुबह से ही। चलिए, हेमन से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनकी कॉल्स हम ले लेते हैं। स्ट्रैटेजी है उनकी इंडिया सीमेंट पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 223 का सुझा रहे हैं और टारगेट होगा 232 का। और एशियन पेंट्स में भी उनकी खरीदारी करने की सलाह है। 3100 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा 3150 का। हेमंत से हमारा संपर्क वापस से जुड़ चुका है। हेमंत, आपके कॉल्स तो हमने ले लिए ऑन एयर, लेकिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हम समझ रहे थे, अभी डिम्पी हमें बता भी रहे थे। तो इन स्तरों को देखते हुए क्या कोई ट्रेड आप देख रहे हैं आज के लिए, या फिर अवॉइड करें? ओके, देखिए, अगर निफ्टी की बात करेंगे तो 19,524 का लेवल है जो महत्वपूर्ण है। जो उसके नीचे बंद अगर आता है निफ्टी तो नियर टर्म में प्रेशर आ सकता है। अगले हफ्ते में, मतलब पहले हफ्ते में निफ्टी ने एक आइलैंड रिवर्सल की पैटर्न बनाई थी जो एक बुलिश पैटर्न होती है, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन ये 19,524 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे बंद आता है तो 19,250 तक की डाउन साइड हो सकती है। और अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो 19,700, लेकिन इम्पोर्टेंट है 19,852। सो एक रेंज है 19,524 और 19,852। शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव है, लेकिन जब तक इसके नीचे बंद नहीं आता कोई डिसिसिव कॉल लेना मुश्किल है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स है 43,600। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बंद नहीं आया है काफी टाइम। लास्ट टाइम इसके नीचे बंद आया था वो है 15 जून 2023। तो ये 43,600 इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे 43,400 इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो वीकनेस जरूर है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से कंपेयर करें तो, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे बंद आता है तो वंस अगेन नियर टर्म में और डाउनसाइड देख सकते हैं। सो अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। ओवरहैंग हालांकि क्लियरली नेगेटिव है, विक्स भी 11 के ऊपर नहीं है, लेकिन यस, एक नेगेटिव ओवरहैंग है। जो ये लेवल क्लोजिंग में टूटते हैं तो चिंता का कारण जरूर हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हेमन आपका ये जानकारी देने के लिए। स्ट्रैटेजीज हमने आपकी दर्शकों को बताई दी है। तो डिम्पी से जो हम बात कर रहे थे और हेमन का भी व्यू सेम ही निकल कर आ रहा है कि फिलहाल बाजार में कमजोरी बनी रह सकती है। आज का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर टूटा तो फिर यहाँ से वीकनेस और गहरा सकती है। तो फिलहाल इंडेक्स को तो आप अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए इस बाजार में। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नतीजों और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत कीजिए। कल कौन कौन से नंबर्स आए? जी बिल्कुल पूजा। तो सबसे पहले जो एफएमसीजी स्पेस पे जो है दो बड़े दिग्गज निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद। और सबसे पहला आता है आईटीसी, जो है सबको उसके जो आप कह सकते हैं सिगरेट रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 60 से 70% कहते हैं, और ये सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑलमोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है 6% का था और एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट का 5% का था। अगर नतीजों की बात करें ओवरऑल तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं आईटीसी से, और आप देख ले सकते हैं कि जो दोनों एफएमसीजी कंपनियां हैं इनमें ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन सीक्वेंशियली देखने मिला है। और दूसरा बात है कि जो रूरल रिकवरी है वो अब स्टार्ट हो गई है। एचयूएल के भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ जो है एस्टिमेट से मिस किया है, वो 2% आया और जो अनुमान था वो लगभग 4% का था। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो लार्जली वीक या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 7% का हुआ है। लेकिन थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर हुई है क्योंकि थोड़ी सी ऑपरेटिंग मॉडल्स चेंज हुई है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, तो उसके कारण जो है थोड़े मिले जुले नतीजे देखने मिल सकते हैं आपको यूनाइटेड ब्रूअरी से। साइंट के अगर आंकड़े की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। सिक्वेंशली नंबर्स में थोड़ी डाउनटिक ज़रूर आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। सागर सीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत शानदार रिकवरी देखने मिली है मार्जिन्स को लेके, और रेवेन्यू में भी 24% का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। तो सागर सीमेंट्स जो है एक टाइप से मिड कैप कंपनी है साउथ बेस्ड, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। अपडेटेड सर्विसेज हाल ही में लिस्ट हुई, लेकिन इस बार इसके Q1 नंबर्स हैं, Q2 नंबर्स नहीं है, ये नोट रखिएगा। Q1 नंबर्स की बात करें तो अच्छी नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन 200 बेसिस पॉइंट्स का हुआ और टॉप लाइन ग्रोथ भी 20% के ऊपर है। इसके अलावा वोल्टस के बारे में बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले और वोल्टस में
जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स बिजनेस है उसका जो है ख़राब परफॉर्मेंस देखने मिला, तो उसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स में देखने मिला है। और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट अच्छी आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट 26% भरा है, और जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं कंजम्पशन पैक में मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन बैंक में 3 टाइप ऑफ कंपनीज आए थे। एक आपके एफएमसीजी कंपनीज आए थे, दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल आया था, और आपके अल्कोहल बेस्ड कंपनीज भी आए थे। तो ओवरऑल मार्जिन्स तो ज़रूर इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रीमियमाइजेशन के लिए तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आती है कंजम्पशन स्पेस में वो रूरल रिकवरी है, वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो अगले जो 2 क्वार्टर्स आने वाले हैं उस पे जो है रूरल रिकवरी डिपेंडेंट रहेगा। और याद रखिए फेस्टिव सीजन है जो कंजम्पशन ड्राइव करता है, तो Q3 जो है थोड़ी बेटर देखने मिल सकती है इन सारे कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ढेर सारे नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। और थोड़ी देर बाद हम ये भी बात करेंगे कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स इस पर क्या कह रही हैं। तो ज़्यादातर कल एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आए और इनलाइन नंबर्स आईटीसी एचयूएल की तरफ से देखने को मिले हैं। शायद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, आज जो है डील्स रिपोर्ट्स आ रही है कि जोमेटो की ब्लॉक डील हो सकती है, जहां पे सॉफ्ट बैंक 1% स्टेक को ऑफलोड कर सकते हैं। 1000 करोड़ के ऊपर का ये डील रहेगा, और जो प्राइसिंग है वो लगभग 2% के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो जोमेटो को ज़रूर रडार में रखिएगा दिन की शुरुआत के ट्रेड में एटलीस्ट। नैटको फार्मा की बात करें तो 8 ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा उनके हैदराबाद प्लांट में। अब ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखने मिल रहे हैं, तो इस पे जो है इम्पैक्ट थोड़ी एडवर्स देखने मिल सकती है। एस्ट्रल की कॉन कॉल हुई थी, जहाँ पे इंपॉर्टेंट कमेंट्री ये आया था कि जो पहला फर्स्ट हाफ है उसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिला, तो गाइडेंस को बढ़ा दिया गया है। अब वॉल्यूम गाइडेंस 20% के ऊपर कर दिया गया है, हालांकि ये कंजर्वेटिव बैंड पे है, तो एक टाइप से कह सकते हैं गाइडेंस की बढ़ोतरी देखने मिली है, तो पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। लॉक इन पीरियड में 2 स्टॉक्स रहने वाले जिनके शेयर्स अब बाजार में आने वाले, सामी होटल्स और जैगल प्रीपेड सर्विसेज, दोनों ही हाल ही में लिस्टेड हुए थे। यहाँ पे 11% इक्विटी जो है आप कह सकते हैं लॉक इन का वैल्यू आने वाला है बाजार में सामी होटल्स के लिए, और जैगल के लिए आंकड़ा 9% रहेगा। अतुल ऑटो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है, जब लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो विजय केडिया एंड एंटिटीज़ मिला के लगभग 14% से ऊपर था, लेकिन अब जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को कन्वर्जन के बाद जो फाइनल सितंबर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें जो है 20% के पार विजय केडिया का जो है स्टेक चला गया कंपनी में। तो इस स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करेगा, और स्टॉक में तेज़ी भी जो है हमने पिछले 4 से लेकर 5 महीने तक में देखी गई है। लैंडमार्क कार, ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है। यहाँ पे जो है मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के FY23 के आंकड़े आए, जहाँ पे उनका रेवेन्यू 65% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कंपनी क्योंकि ये कंपनी जो है रिटेलिंग में आती है आपकी ये सब लग्जरी कार्स में, और यहाँ पे इनका 15% मार्केट शेयर मर्सिडीज़ बेंज का है। तो अगर मर्सिडीज़ बेंज का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो इसके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको कंपनी में भी देखने मिल सकती है लैंडमार्क कार्स की। तो ये सारे स्टॉक जो है खबरों के दम पे आज दिन के ट्रेड में फोकस पे रहेंगे। ओके, थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप वामाक्षी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ एफएमसीजी काउंटर्स के साथ। आईटीसी से शुरुआत करते हैं। कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजों पर इन्वेस्टर की तरफ से नोट आई है। ये हाईलाइट कर रहा है कि दूसरे तिमाही के नतीजे अनुमान से मजबूत आए हैं, और ये लार्जली बढ़ते अदर इनकम और लोअर टैक्स रेट्स की वजह से है। ऑपरेशनली हालांकि कंपनी का परफॉर्मेंस इन लाइन रहा है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि आईटीसी की जो एकदम हाई अर्निंग्स ग्रोथ फेज था वो अब पीछे रह चुका है, और अब से आईटीसी अपनी पोजीशन रिज्यूम करेगा स्टेडी हाई सिंगल टू लो सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की, और ये अगले 3 साल में प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो इसी के चलते इन्वेस्टेक ने आईटीसी पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर करीब 500 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा एचयूएल पर इन्वेस्टेक का कहना है कि रेवेन्यू और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से कमज़ोर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर पैट को वन ऑफ्स के लिए एडजस्ट करते हैं तो ये भी अनुमान से थोड़ा कमज़ोर ही आया है, और ओवरऑल कंटिन्यूड अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल और वैल्यूएशन के चलते अपसाइड पोटेंशियल का स्कोप इतना नहीं नजर आ रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टेक ने एचयूएल पर होल्ड की राय को बरकरार रखा है, अपना टारगेट प्राइस घटाया है। इसके अलावा नेस्ले पर मक्वारी का कहना है कि वॉल्यूम्स लो सिंगल डिजिट पर नजर आए हैं, ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक ग्रोथ नजर आई है, और इसी के चलते उन्होंने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है नेस्ले पर। एस्ट्रल पर सीएलएसए का कहना है कि दूसरे तिमाही में कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग पाइपिंग बिजनेस था वो वीक एडेसिव्स बिजनेस से ऑफसेट होता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन
रिजल्ट्स हालांकि डिमांडिंग नज़र आ रहे हैं, मगर पाइपिंग वॉल्यूम गाइडेंस उन्होंने बढ़ाई है, मगर एडहेसिव गाइडेंस इनकी तरफ से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है, जिसके चलते CLSA ने एस्ट्रल पर अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है। वोल्टास पर UBS का कहना है कि प्रोविजन लेड टू लॉस इन द PNL और ये दूसरे तिमाही में नज़र आया है। मार्केट शेयर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बढ़ाने में थोड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते UBS ने वोल्टास पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। अल्ट्राटेक पर CLSA का कहना है कि दूसरे तिमाही के नतीजे लार्जली इन लाइन रहे हैं। ओवरऑल मार्जिन अपटिक एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ से और फेज 3 एक्सपेंशन भी कंपनी अनाउंस करेगी, जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडर परफॉर्म की राय से अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है। हैवल्स पर UBS का कहना है कि सॉफ्ट कंज्यूमर डिमांड और लिमिटेड B2B कैपेसिटी के चलते PNL का नॉर्मलाइजेशन ड्रैग होता हुआ नजर आया है। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब इस शो को हम यहीं समेटेंगे, लेकिन मुंबई स्टूडियो